सर एक आपने जो बताया कि यूपीएससी सीए पीएफ एसी का आपने क्वालिफाई किया था रिटेन, आपकी स्ट्रेटजी कैसे होती है? ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को देखते हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर कैसे क्या करते हैं? आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो कैसे काम होता है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है आफ्टर सिलेक्शन? सीजीएल के एग्ज़ाम जो पहले मैंने दिए तो 50 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते थे मेरे, उसमें 3-9 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ ऐसा एस्पिरेंट का इंटरव्यू देखा होगा जो कि अभी एक बार भी क्लियर नहीं किए होंगे या फिर 1-2 बार क्लियर किया होगा। लेकिन आज मेरे साथ हैं योगेश सर, जो कि एक नहीं करीब 6 एग्ज़ाम क्लियर किया, वो भी हाई पोस्ट के एग्ज़ाम। कौन कौन से एग्ज़ाम मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैंने लिस्ट बना रखी है। जैसे एसएसबी क्लर्क का था, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, एसएससी एफसीआई टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे हुआ, एसएससी सीजीएल अकाउंटेंट, और साथ ही आईबी के एसीआईओ और डीएसएसबी के वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें कि जो डीएसएसबी वेलफेयर ऑफिसर है फ़िलहाल सर उसी पोस्ट पे कार्यरत हैं। और साथ ही सर ने यूपीएससी सीएपीएफ एसी उसमें इन्होंने रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बट मेडिकल कुछ इशू था सर का, तो इसकी वजह से वहाँ पे नहीं हुआ था। सारी बातें इस वीडियो में आप तक पहुँचाई जाएंगी कि क्या सर को ये हैक्स पता है क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, कि इतने सारे एग्ज़ाम निकाल पा रहे हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है योगेश सर। थैंक यू। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बात सर कि कोई एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाता है, आपने 6 एग्ज़ाम क्लियर किया, कुछ क्या आपको हैक्स पता हो गया है क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम? नहीं, हैक्स जैसी कोई बात नहीं है इसमें। तैयारी की बात है कि आप कितनी तैयारी किस लेवल तक कर पा रहे हो। एक बार आप अगर जब तक आपका एग्ज़ाम एक भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है कि आप नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आपका एक एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई हो गया तब जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उसके बाद आप जो तैयारी करते हो, जिस तरह से तैयारी करते हो, वो आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज़ करती रहती है। और उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम देंगे आपके ज़्यादातर चांस रहेंगे कि आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, वही एग्ज़ाम जो आप कल तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो सर पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में एक थोड़ा ब्रीफ जानकारी दें कि आपका स्कूलिंग और साथ ही आप कहाँ से हो, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मैं स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय की रही, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, जानते होंगे आप सब लोग इनके बारे में, सरकारी स्कूल कहते हैं बेसिकली इन्हें। तो 12th मैंने वहाँ से की। फिर मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक रहा, मैं 10th के बाद मैथ छोड़ दिया था। इसके बाद बायो ग्रुप से मैंने साइंस ग्रुप से अपनी 12th की है। बीएससी बायो से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज नहीं, मेरठ कॉलेज से की है मैंने। मतलब कॉलेज अच्छा है लेकिन बहुत नामी नहीं। और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी शुरू करते करते मुझे लगभग शुरुआत में मैथ कमज़ोर होने की वजह से तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मैथ का फोबिया बना रहता था। पर जब तैयारी शुरू की, करते करते मैथ सीखा दोबारा से 10th में छोड़ने के बाद, और जब वो तैयारी का लेवल आया तब से फिर ये सिलेक्शन जो है आने शुरू हुए थे मेरे। सर जिन एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया, शॉर्ट लिस्ट में नाम आया आपका, उनमें से किसी को आपने ज्वाइन किया था इन 6 जो आपने क्लियर किया था एग्ज़ाम? हाँ, मैंने एसबीआई क्लर्क ज्वाइन किया था, 3 साल मैंने वहाँ सर्विस की है एसबीआई क्लर्क में। इसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल के थ्रू मेरा अकाउंटेंट हुआ था, मैंने वो अकाउंटेंट की पोस्ट भी ज्वाइन की थी, दिल्ली पोस्टिंग मिली थी मुझे। और इसके बाद मैं फ़िलहाल अब जो डीएसएसबी की वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। सर सीजीएल के अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा बताएं, जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो कैसे काम होता है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है आफ्टर सिलेक्शन? एज एन अकाउंटेंट की ट्रेनिंग कोई नहीं दी जाती है, लेकिन हाँ, जो उनका काम है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो भी ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर जो उनका अकाउंट्स का काम होता है, उनके बिल्स हैं, उनकी जो भी परचेजेस हैं, सेल्स हैं, जो भी अकाउंट है, सैलरी, पोस्टिंग, बिल्स, सब का वो अकाउंट ऑफिस अलग से मेंटेन होता है। वहाँ पर आपको एज अकाउंटेंट पोस्टिंग मिलती है और वहीं पर आपके जो भी आपको सेक्शन मिलेगा, चाहे बिल सेक्शन मिले, पेंशन सेक्शन मिले, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पोस्टिंग दी जाती है। मतलब मेनली अकाउंटेंट का जो काम होता है, जो सीजीएल के थ्रू जाता है, वो उसे कोई एक मिनिस्ट्री मिलती है या फिर 2-3 मिनिस्ट्री का वो अकाउंट देखता है? अकाउंटेंट आपको पोस्ट मिलेगी, ये सीजीए के थ्रू मिलेगी। आपका सिलेक्शन, पेरेंट बॉडी आपकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रहेगी ऑफ इंडिया, वो आपको बैच वाइज जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में पोस्ट कर देगा। वो एक मिनिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जैसे मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिली थी, और
उस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले किसी भी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में आपको पोस्ट कर दिया जाता है। तो मेरे साथ के कुछ लोग थे, उनको होम मिनिस्ट्री मिली, होम मिनिस्ट्री में कोई अलग सेक्शन होगा, उसके अकाउंट ऑफिस में उनको डाल दिया गया। मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सफदरजंग हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में मुझे रखा गया, तो मेरी पोस्टिंग वहाँ थी। सर अपनी पहले तो स्ट्रेटजी के बारे में बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे होती है। ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को देखते हैं या फिर कुछ सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर कैसे क्या करते हैं? मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, जो जनरल कंपटीशन है हमारे एसएससी सीजीएल के हुए या कोई भी चीज़ है, तो 3-4 चीज़ें सभी में कॉमन है। आपको मैथ सभी के लिए पढ़ना है, आपको रीजनिंग सभी के लिए पढ़नी है, आपको इंग्लिश सभी के लिए पढ़नी है, और जीएस अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो मेरा पर्सनल ये था कि मुझे सबसे पहले अपना मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, और मैथ पे काम करने के बाद रीजनिंग, जिसका मैथ अच्छा उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद जो 2 चीज़ें मेन हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मगिंग करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, वो है इंग्लिश और जीएस। और क्योंकि मैं तैयारी साथ साथ जो है सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की भी की है, से यूपीपीसीएस की भी की है, तो जीएस पोर्शन मेरा वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए होता है। अगर आपको एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है, सभी सेक्शन मजबूत रहेंगे तो सिलेक्शन होगा। आपने जैसा बताया कि आपका मैथ बहुत वीक था, और यहाँ तक कि आपने मैथ के डर से उस सेक्शन को ही छोड़ दिया था। आई थिंक 10वीं की बात आप बता रहे हैं। उसको कैसे आपने इतना स्ट्रांग कर लिया, क्योंकि जिन एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया उसमें मैथ का एक बेहतरीन योगदान होता है, कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए, जब आप ग्रेजुएशन करके निकले, तो ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी करने के बाद में अब घर पेरेंट्स का भी और फैमिली बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट सर्विसेज का ही था, तो वहाँ जाकर ये पता चला कि आपको मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। जब ये पता चला कि मैथ पढ़ना है, तो बिना उसके आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो वहाँ से फिर ये था कि अब जैसे भी है मैथ करना पड़ेगा। कोचिंग वगैरह लिया? नहीं, शुरुआत में कोई कोचिंग नहीं लिया। जब मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ एफसीआई की पोस्ट पे हुआ था, तब तक मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। और जब लगा कि एक लेवल तक मैथ सीख लिया है, लेकिन उससे काम नहीं चल पाया। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो पहले मैंने दिए, तो 50 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते थे मेरे, उसमें 3-9 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। 50 में 3? 50 में से 3 नंबर। ठीक है, एलडीसी वगैरह का एग्ज़ाम दिया, और जब अगली साल दिया तो अगली साल तक मेरे नंबर लगभग 27 हो गए थे। लेकिन उस तक भी जब नहीं हो पाया, तो मेरा एफसीआई के लिए सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट का एग्ज़ाम था, उसमें बायोलॉजी का आता था। बायोलॉजी के ग्रुप से मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। लेकिन जो बाकी पोस्ट थी, या तो एलडीसी की कह लो या सीजीएल की कह लो, जिसमें मैथ का एक बड़ा रोल है, वो नहीं हो पा रहा था। तो तब मैंने उसके लिए मैथ के लिए कोचिंग लिया था, उससे थोड़ा मैथ स्ट्रॉन्ग किया, तो तब मेरे जाकर 40 to 45 के बीच में मार्क्स आने शुरू हुए। इतना तक मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैंने। सर एक आपने जो बताया कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी का आपने क्वालिफाई किया था रिटन एग्ज़ाम, आप मेडिकली अनफिट हो गए थे, उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे कि उसमें क्या मेडिकली अनफिट किया गया था और कैसे उसका प्रोसीजर होता है मेडिकल का? सीएपीएफ में क्या था कि आपका एक जीएस का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर उसके साथ में रिटर्न होता है। तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर फिज़िकल और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो फिज़िकल भी मेरा क्वालिफाई था, उसमें 400 मीटर्स की रेस थी, वो क्वालिफाई की। हाँ, लॉन्ग जंप थी, वो क्वालिफाई की, और शॉर्ट पुट थ्रो था, वो क्वालिफाई किया। जो फिज़िकल स्टैंडर्ड थे वो क्वालिफाई के लिए। उसके बाद जब मेडिकल आया, तो मेडिकल में आपकी पूरा होल बॉडी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो वहाँ पर मेरी आई साइट जो थी उनके स्टैंडर्ड से ज़्यादा वीक थी, तो उस आई साइट के रिगार्डिंग मुझे मेडिकली अनफिट दिया गया। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ठीक हो सके, रेक्टिफाई हो सके, तो उसमें रीमेडिकल का भी स्कोप मेरे पास में नहीं था। तो इस वजह से मेरा यूपीएससी सीएपीएफ वाला इसी पेपर था, वो फाइनली क्वालिफाई नहीं हुआ। आप यूपीपीसीएस मेंस भी आपने लिखा था, वो एक्सपीरियंस बताना चाहें अगर? हाँ, यूपीएससी का मेंस लिखा, यूपीपीसीएस के मेंस लिखे हैं। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वो मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, उसमें इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हुआ था मैं। फाइनली सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। यूपीएससी का मेंस लिखा, मेंस अभी तक क्वालिफाई मेरा नहीं हुआ। बट दोनों ही एग्ज़ाम के लिए अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिस सर्विस में अभी हूँ यहाँ से, कि अब इससे ऊपर सिविल सर्विसेज ही है कि वहीं जाना, तो उनके लिए भी अभी तैयारी। तो सर अभी यूपीएससी की प्लानिंग क्या चल रही है आपकी, कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स? यूपीएससी की प्लानिंग के लिए, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ रखे हैं दोनों, जो भी जीएस का पोर्शन है उसका सब्जेक्ट मेरा उसमें ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो अभी जॉब के साथ ये है कि जॉब के टाइम के बाद जो भी मेरा टाइम मिलता है उसमें मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ निकालने के लिए कि सब्जेक्ट या जीएस को दिया जाए। और क्योंकि पहले से मैं तैयारी करता आ रहा हूँ, बार बार सब्जेक्ट अब रिवाइज़ करने की उसमें नीड मुझे पर्सनल लगता है कि नहीं है। मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक
और मॉक टेस्ट डिफरेंट कोचिंग्स के, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का जो 2020 उसका जो प्री क्वालिफाई किया था वो मैंने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे ही वो क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट मेरा रेडी है एक तरह से। सर अभी फ़िलहाल आप एसएसबी वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। सर ये पोस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहें और साथ ही इसका काम क्या होता है थोड़ा बताना चाहें। DSSB वेलफेयर ऑफिसर, इसमें आपको पोस्टिंग दी जाती है। वेलफेयर के 2 डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और एक डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मैं WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हूँ। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वुमेन एंड चाइल्ड के वेलफेयर से रिगार्डिंग, चाहे वो बेगर्स के रिगार्डिंग स्कीम हो गवर्नमेंट की, या जो बच्चे 18 से नीचे हैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम में हैं उनके वेलफेयर की स्कीम हो, उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, बच्चों के हॉस्टल्स होते हैं, अनाथ बच्चे हैं उनके हैं, जो कोविड में बच्चे ऑर्फन हो गए थे, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की जो भी कंडीशन जिस तरह के बच्चों के साथ आ रही है वो मैं उनके एग्जीक्यूटिव पार्ट पे काम करता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हेल्प करता हूँ। ओके, न्यू एस्पिरेंट को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूपीएससी जैसे क्षेत्र में आ रहे हैं और साथ ही जो वनडे एग्ज़ाम के लिए भी स्पेशली तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि अपनी प्रिपरेशन को वो किस तरीके से लेके चले, कितना मॉक टेस्ट का वेटेज हो, कितना अपना सेल्फ स्टडी का हो, कोचिंग का क्या रोल है, सारी अगर ओवरऑल आप अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा मैसेज ये है कि अगर आप अभी पहले से तैयारी कर चुके हैं तो बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज़ ना करके बार बार सब्जेक्ट पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने एक बार 2 बार सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिया है और आप अगेन दोबारा से उसी एक्सरसाइज को करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर आपका 60% सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया है तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक मॉक टेस्ट जो आप 100 नंबर का अटैम्प्ट करेंगे वो आपका पूरे सिलेबस का एक तरह से रिवीजन कराता है। एक मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे सिलेबस के एक क्वेश्चन को कवर कराते चलते हैं आपका। तो जो भी आपका मॉक टेस्ट है वो आपको आपकी स्पीड मेंटेन, एक्यूरेसी मेंटेन करने में, आपका स्कोर बढ़ाने में और आपका होल सब्जेक्ट का रिवीजन कराने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही 60% या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट अपना सिलेबस कवर कर चुके हो तो आज से ही आप मॉक टेस्ट के लिए जाइए। अगर आपने पहले से भी सब्जेक्ट अपने क्लियर कर रखे हैं, कोचिंग ले रखी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अपने एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको रियल एग्ज़ाम वाली फील ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर पाओगे, और एग्ज़ाम में जाके आपको सिर्फ वही इम्प्लीमेंट करना जो आपने मॉक टेस्ट में किया हुआ। लास्ट क्वेश्चन सर, यूपीएससी का आप इस बार 2023 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, कौन सा पोस्ट आपको पसंदीदा है और क्या चाहते हैं, कहाँ पे देखना चाह रहे हैं खुद को? पोस्ट जैसा कि मेजॉरिटी या मैं कहूँ 100% सभी के लिए होगा, IAS ऑब्वियसली प्रेफरेंस रहेगी। और बाकी ऐसा नहीं है, अगर कोशिश हर कोई IAS के लिए कर रहा है, जो भी पोस्ट मिलती है आप उस पर मन से काम करेंगे, और हम भी उसी तरह सोचते हैं कि जो पोस्ट मिलेगी उस पर काम करेंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली IAS द चॉइस। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। सर ने आपके साथ एक बेहतरीन अपनी स्ट्रेटजी और साथ ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू।